वेलकम टू बीकेबी हाईटेक स्कूल। आज मैं आप लोगों के सामने विज्ञान का प्रकाश का परिवर्तन का 9वां वीडियो मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। कल तक हम लोगों ने देखा था कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा कैसा बनता है और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। आज उसके पश्चात अब हम लोग उत्तल दर्पण की बात करेंगे। उत्तल दर्पण में पुनः एक बार समझा दूं, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उथल होता है। उथल मतलब उभरा हुआ, है ना। तो यह उभरा हुआ भाग है। सीधी सी बात है, यह घुमावदार ऐसे, इसका अगर गोला बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, लगभग गोल बन गया। इसका अगर वक्रता केंद्र की बात करें तो इस सब का केंद्र लगभग बीच में, नाप करने बीच में, और ठीक केंद्र और ध्रुव के बीच में क्या होता है, एफ होता है। तब ना फोकस दूरी का दुगना होता है वक्रता त्रिज्या। एफ डाल दिया, सी डाल दिया। इसका जरूरत नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए दिया। यह आपका प्रधान अक्ष हो गया। अब प्रश्न उठता है कि जैसा कि अवतल दर्पण में हमने देखा था कि वस्तु को कभी एफ पर रखा, कभी पी पर रखा, एफ और पी के बीच में, सी पर, सी और एफ के बीच में, अनंत पर। यहाँ भी प्रश्न उठेगा, क्या वस्तु हम लोग यहाँ भी एफ पर, सी पर, अनंत पर रखेंगे? तो जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि सी और एफ के तरफ इस दर्पण का अपरावर्तक सतह है, यानी अगर किरण आएगी तो आपतन बिंदु से परावर्तित नहीं होगी, यानी प्रकाश का परावर्तन इधर नहीं होगा, तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो वस्तु को कहाँ रखें? तो वस्तु को रखने का एक ही जगह है, या P है, और इधर देखिए तो कोई न C है, न F है, न कुछ है। अगर दूर तक चले जाए खोजते खोजते तो कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? अनंत। क्या मिलेगा? तो बस यहाँ वस्तु का एक ही जगह है। क्या जगह है? ध्रुव और अनंत के बीच वस्तु को रखेंगे। क्लियर? अब वस्तु को हम रखकर दिखाएं। अब कहेंगे क्या सर इधर एक ही जैसा चित्र बनेगा? अब यहाँ भी रखकर दिखा देता हूँ, एक बार यहाँ भी रखकर दिखा देता हूँ, एक बार इधर भी रखकर दिखा देता हूँ, तो कोई समस्या नहीं है। चलिए मैं एक बार नज़दीक ही रखकर दिखाता हूँ, धीरे धीरे हम लोग दूर भागेंगे। यहाँ पर रख दिया। इस वस्तु का नाम मैं A और B रख दिया। क्लियर? अब जैसा कि हम जानते हैं, इसके शीर्ष बिंदु से दो किरणों को आपतित करवाते हैं। तो मैंने बताया है कि दो तरीके से कीजिए। पहला तरीका में मान लीजिए कि प्रधान अक्ष के समानांतर लगी, ये किरण आपतित हुई, यह आपतन का बिंदु है। अब आपतित होने के बाद परावर्तित होगी। किधर परावर्तित होगी? तो परावर्तित किरण की दिशा को जानने के लिए यह याद होना चाहिए कि जब प्रधान अक्ष के समानांतर किरण आपतित होती है तो मुख्य फोकस से होकर, तो मुख्य फोकस क्या है? ये है ना। तो मुख्य फोकस से थोड़ा सा ऐसे स्केल ले लीजिए और ऐसे इस दिशा में, इसी के सीधा में, है ना। ये क्या हो गई? परावर्तित हो गई ना। ऐसा लग रहा है ना कि ये किरण कहाँ से आ रही है? उसके मुख्य फोकस से होकर आ रही है, प्रतीत हो रहा है। अब क्या करूं मैं? सी पर डालूं? चलिए सी पर डाल देता हूं आपके इच्छा अनुसार। लग रहा है कि ये सी पर जा रहा है। तो सी पर जाने के बाद हम क्या जानते हैं? मुख्य फोकस नहीं। सी पर गई किरण सी से ही वापस आ जाती है, यहीं से वापस चली गई। अब ये अगर ऐसे वापस गई, सी से आ रही है, देखिए ऐसे किरण ये वापस चली गई। इसको देखने पर क्या लग रहा है? ये सी से आ रहा है ना। इसको झांक कर देखेंगे तो कहाँ से आ रहा है?
ध्यान देंगे, दो किरणें परावर्तित हो गई। अब ये दो किरणें कहाँ पर मिले? क्या इधर मिल पाएंगी कभी? लेकिन ये तो यहाँ पर देखिए तो मिलती हुई प्रतीत हो रही है क्या? मिलती हुई प्रतीत, यानी यहीं पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? और वस्तु से कैसा बन रहा है? उल्टा। ऊपर है बी तो ऊपर ही ना है, बी नीचे कहाँ चला गया है ना? सीधा है ना? बड़ा है कि छोटा है? दर्पण के किस तरफ है? पीछे। दर्पण के यानी अपरावर्तक सतह के तरफ। क्लियर? वस्तु से छोटा काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। क्लियर? समझ में आ गया? अब चलिए एक और वस्तु कोई ले लेता हूँ, दूर ले लूं, इसको मिटा दूं। अब आप कहेंगे सर इतना नजदीक लिए तो छोटा बन गया, थोड़ा सा दूर लीजिए। तो लीजिए, यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है वीडियो में? वीडियो में नहीं दिख रहा है यहाँ का? यहाँ चलिए, यहाँ में ले लिया, इतना बड़ा वस्तु ले लिया है ना। थोड़ा सा दर्पण को भी आगे छोटा ले लूँ, पहले ही बोल दें, ठीक है बड़ा? चलिए ठीक है। अब मैं क्या करूँ, इसका भी नाम दे दूँ ए बी। क्लियर? एक में समानांतर ले दो, समानांतर ले जाना आसान होता है। यह आपतन का बिंदु हो गया, इसका फोकस ये है, इससे मिला तो स्केल से, यानी ये परावर्तित होगा, ऐसे ऊपर की तरफ होगा। अब ये मत कर देंगे इधर परावर्तित हो जाएगा, नहीं, टकराएगा इधर ही ना जाएगा। लेकिन दिशा कौन सा होगा? तो ऐसा लगना चाहिए कि समानांतर आया है तो फोकस से आ रहा है। देखिए ऊपर से देखने पर लगेगा ना कि अंदर से फोकस से होकर आ रहा है। क्लियर? एक डाल दिया, अब दूसरा कहाँ से डालूं? तो आप कहेंगे कि सर सी पर ले दिए, आराम है। डॉटेड डाल देता हूँ, ये गया और इसी रास्ते वापस भी आ गया। इसको थोड़ा सा समझने के लिए और ऐसे भी दिखा देंगे, गया भी है और इधर से ही वापस गया है, थोड़ा सा दूर तक, है ना। अब देखिए ये कहाँ पर टकराया? इधर तो टकराएगा, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, कभी नहीं। लेकिन ये दोनों एक जगह से मिलकर आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं। तो बी का था तो यह बी डैश होगा और यहीं पर इसका इमेज बना। इस स्थिति में भी आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? वस्तु से छोटा, सीधा कि उल्टा? सीधा। वास्तविक की काल्पनिक? काल्पनिक। दर्पण के आगे की पीछे? पीछे। सब तो आप ही बताए, हम क्या बताए? समझ में आ गया हो? क्लियर? आप वस्तु को कहीं भी रखें, प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में हर स्थिति में इसी तरह बनेगा। क्लियर? समझ में आ गया? अब मैं वस्तु को अनंत पर रखकर देख रहा हूं। हम जानते हैं कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो आपतित किरण समानांतर आती है, और हम जानते हैं जब कोई समानांतर किरणें आती हैं तो किधर से होकर जाती है? फोकस। ऐसे लौट गई, ऐसे लौट गई, ये डॉटेड दिखा दें। ये दोनों किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही है, कहाँ पर? एफ पर। सीधी सी बात है कि अनंत पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब बहुत ही छोटा बनेगा, है ना, और एफ पर बनेगा। क्लियर? और एफ पर बनेगा सीधा बनेगा कि उल्टा?
क्योंकि देखिए दूसरे साइड बन रहा है ना, प्रतीत हो रही है ना, काल्पनिक प्रतिबिंब है ना, काल्पनिक प्रतिबिंब मतलब सीधा, वास्तविक होगा तभी उल्टा होगा। इसलिए इसमें तो ये नहीं कहा इतना छोटा है तो ये कहाँ दिख रहा है कि छोटा है, उल्टा है कि सीधा है। तो इतना तो कम से कम कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि काल्पनिक है तो जब बनेगा तो सीधा ही बनेगा, वास्तविक होता है तो उल्टा बनता है। क्लियर? हम लोग देखने वाले हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। कुछ नहीं, बस अभी आपने क्या देखा कि उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं भी रखें, प्रतिबिंब हर हालत में वस्तु के अपेक्षा छोटा ही बनता है। यानी अगर आप चाहते हैं कि बहुत बड़ा आकृति हो और उसको भी हम देखें, तो बड़ा आदमी को देख, अब हाथी को, पूरा हाथी को देखने के लिए अब उतना बड़ा आईना भी देखना होगा ना उसका। आपका मुंह इतना छोटा है तो कम से कम चलिए छोटा आईने में भी आप देख लेते हैं, लेकिन हाथी का मुंह देखने के लिए, हाथी का शरीर देखने के लिए नजदीक से, तो दर्पण में क्या होना चाहिए? अब मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा पहाड़ है और उस पहाड़ को हमें देखना है, तो पहाड़ को देखने के लिए फिर तो पहाड़ इतना बड़ा लाना पड़ेगा तब ना, तो उसको पहाड़ इतना बड़ा नहीं, आप जान चुके हैं कि बहुत बड़ा एरिया अगर है ना तो उसको भी हम लोग छोटा करके देख सकते हैं और उसका प्रतिबिंब छोटा बन सकता है। किसमें बन सकता है? उत्तल दर्पण में। किसमें बनेगा? तो सीधी सी बात है, आप बाइक देखे होंगे, बस देखे होंगे, बस देखे हैं ना जी, कि बस का भी चित्र बनाना पड़ेगा। तो बस में यहाँ पर देखिएगा एक ड्राइवर सीट होता है और ड्राइवर सीट के बगल में यहाँ पर एक दर्पण होता है, पता है ना, वह पीछे की चीजों को देखने के लिए होता है ना। आप उसको जरा टच करके बढ़िया से देखना, उस पर लिखा रहता है यह उत्तल दर्पण है, वास्तविक वस्तुओं की ऊंचाई, आकार दर्पण में दिखे जाने वाले प्रतिबिंब से बड़ा है। उस पर नया जब लीजिएगा आईना तो उस पर लिखा रहता है, ठीक है ना, है कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स आर बिगर देन दे अपीयर इन द मिरर, ऐसे इंग्लिश में लिखा रहता है। बस पीछे है, बस दिखाई देगा, लेकिन बस के आकार का नहीं, उतना बस के पीछे अब इतना जितना बड़ा सड़क है, जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, सबका इमेज बनाना है इतना ही छोटा में। समझ में आता है? तो छोटा छोटा इमेज बनेगा ना, इसीलिए हम इसमें अब अगर उत्तल लगाए अवतल, तो अवतल में जानते हैं ना उल्टा भी बनने लगेगा और नहीं तो बड़ा बनने लगेगा, तो उसका उपयोग हम लोग कर पाएंगे। तो सीधी सी बात है, अवतल तो कर ही नहीं पाएंगे। एग्जाम में आता है साइड मिरर के रूप में हम लोग कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो दिमाग में हमेशा रखिए क्योंकि छोटा बनना है इसलिए उत्तल दर्पण ही होगा। क्लियर? साइड मिरर, और साइड मिरर किस में? बस में, स्कूटर में, ट्रैक्टर में, कार में। अब ये मत सोचिएगा कि सर ने बस का चित्र बनाया था तो बस में नहीं, समझ में आता है ना। जितनी भी गाड़ियां हैं, चाहे आपका साइकिल ही क्यों ना हो, है ना, आज ही जाकर टच करके देखिएगा, है ना, वो कैसा होगा, धंसा कि उठा हुआ? उठा हुआ होगा। उत्तल दर्पण है तो बीच में कैसा मिलेगा? उठा हुआ। अब सोचिए कि उठा हुआ तो पता नहीं चलता है। अब पता क्यों नहीं चलता समझ में आ रहा है? क्योंकि वह बहुत बड़े गोले का हिस्सा होता है, इसलिए उठा हुआ या धंसा हुआ भाग हमें महसूस नहीं होता है। क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया होगा।